हाय एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी हिस्ट्री रिविजिटेड। आज हम मॉड्यूल 10 पर बात करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री थ्रू मैप्स एंड टाइमलाइन की सीरीज़ में। एंड यस ऑब्वियसली आज हम बात करने वाले हैं मौर्यन एम्पायर के बारे में। सो इफ़ यू ऑल रिमेंबर, जैनिज्म और बुद्धिज़्म से पहले हमने एक स्टोरी थी जिसको बीच में छोड़ दिया था। और आपको याद होगा कि कैसे चाणक्य जो है वो अलेक्जेंडर की इन्वेजन के बाद यहाँ पर नंद वंश के राजा धनानंद से मिलने जाते हैं, लेकिन वो वहाँ पर कुछ और ही डिसीजंस ले लेते हैं। वहाँ पर वो ये तय करते हैं कि मैं इस नंद वंश को ख़त्म करके रहूँगा, और ऑब्वियसली वो मौर्यन एम्पायर जो है उसकी भी शुरुआत करेंगे। ऑब्वियसली उसके फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य की मदद भी करेंगे। तो हम आज का जो मॉड्यूल है वो उसी के ऊपर होगा, उसी पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले येस वी ऑल नो कि 60 डेज से बहुत ही कम दिन रह गए हैं अब प्रीलिम्स 2020 के लिए। लेकिन फिर भी आप प्रीलिम्स 2020 के लिए जो प्रिपरेशन उसको बूस्टअप कर सकते हैं, मेंस 2020 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, 2021-22 के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करके। अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑब्वियसली आप लाइव सेशंस ले पाएंगे, फुल फ्लेज कोर्सेज के जरिए पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, अगर आपके सेशंस मिस हो जाते हैं तो आप रिकॉर्डेड सेशंस देख सकते हैं। यहाँ पर टाइमली डाउट क्लियरिंग सेशन है, बैच कोर्सेज है, लेट नाइट बैचेस भी हैं इवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टॉप एडुकेटर्स सारा का सारा कोर्स जो है वो कंप्लीट करवा रहे हैं। आपको नोट्स मिलते हैं, स्टडी मटेरियल पीडीएफ के फॉर्मेट में मिलते हैं। यहाँ पर मेंस की टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है, आंसर राइटिंग है, एसे राइटिंग है, इंटरव्यू है, ये सारी चीज़ें आपको अनअकैडमी प्लस पर मिलती हैं। तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ दी कोर्सेज जो कि फ़िलहाल चल रहे हैं और कुछ आने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं 14 अगस्त एंड 19 अक्टूबर से मेंस के यहाँ पर क्वेश्चन 2020 के लिए जो बैचेस हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। वहाँ पर मैं भी हिस्ट्री की क्लासेस ले रही हूँ रिविजिट 10 के ज़रिए। रिविजिट 10 जो रेफरल कोड है उसको अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको यहाँ पर 10% डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन पर। यहाँ पर आप सब्सक्रिप्शन 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 24 मंथ्स के लिए भी ले सकते हैं। और यस हम लोग T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज़ चला रहे हैं अनअकैडमी प्लस पर भी। ये एक तरह से फ्री सीरीज़ है, ऑब्वियसली प्लस लर्नर्स एंड नॉन प्लस लर्नर्स सभी के लिए। एंड ये कुछ हमारे दूसरे यहाँ पे पॉइंट्स हैं, दूसरे यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स हैं, टेलीग्राम ग्रुप है, फेसबुक पेज है जिसके ज़रिए आप कनेक्ट कर सकते हैं, हमसे कनेक्ट हो सकते हैं और यहाँ अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कर सकते हैं। तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं मौर्यन एम्पायर राइज एंड फॉल पार्ट 10। यहाँ अगर आपको याद हो तो पिछला जो सेशन रहा उसमें हम लोगों ने, पिछले जितने भी सेशंस रहे बेसिकली उसमें हम लोगों ने इसी टाइमलाइन को कवर किया। हमने अर्ली वैदिक पीरियड देखा, उसके बाद लेटर वैदिक पीरियड में आते हुए चेंजेस को देखा, यहाँ पर महाजनपद्स को बनते हुए देखा। उन सभी 16 महाजनपद्स में से मगध जो है वो सबसे पावरफुल महाजनपद के तौर पर सामने आया, जिस पर रूल किया हरण्यक डायनेस्टी ने, शिशुनाग डायनेस्टी ने और नंद वंश ने। यहाँ जब ये डायनेस्टीज मगध पर रूल कर रही थी उसी पर्टिकुलर टाइम पर नॉर्थ वेस्ट से कुछ इन्वेजन्स हो रहे थे, जैसे कि पर्शियंस ने भारत को इन्वेड किया, अलेक्जेंडर ने भारत को इन्वेड किया। इसी बीच कुछ ऐसी फिलोसफिकल डेवलपमेंट्स हुई जैसे कि बुद्धिज़्म और जैनिज्म, जो यहाँ पे इनडायरेक्टली ब्राह्मणिकल आइडियाज़ और ब्राह्मिकल एक तरीके से सुपरमेसी जो है उसको अपोज करती है, वर्ण सिस्टम का सिस्टम को अपोज करती है। तो हम यहाँ पे इसी के कंटिन्यूएशन में आज बात करेंगे मौर्यन एम्पायर के बारे में। तो लेट मी रिसाइट दैट स्टोरी वंस अगेन। अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट वाला जो पार्ट है वहाँ से अलेक्जेंडर हमला करता है। तक्षशिला का जो राजा अम्बी है वो अपने आप को अलेक्जेंडर के सामने सबमिट कर देता है। तक्षशिला यूनिवर्सिटी में उस पर्टिकुलर टाइम पर चाणक्य, विष्णुगुप्त या कौटिल्य कहलाए जाने वाले टीचर जो हैं वो वहाँ पढ़ा रहे थे और उनको ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आई कि किस तरीके से इस एरिया के लोकल रूलर्स जो हैं वो एक फॉरेन इन्वेडर के सामने अपने आप को सबमिट कर रहे हैं। तब यहाँ पे चाणक्य को ये लगा कि मुझे शायद मगधन एम्पायर के राजा धनानंद से बात करनी चाहिए, जो कि यहाँ क्षमता रखता है अलेक्जेंडर को आगे बढ़ने से रोकने की। जब वो धनानंद से मिलने गए तो उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि किस तरह से धनानंद के ऑफिशियल्स प्रजा से बहुत बुरी तरह से हार्शफुल तरीके से टैक्स कलेक्ट करते हैं।
चाणक्य ने यहाँ पर धनानंद से कहा भी कि तुम एक राजा हो और राजा की ड्यूटी है अपनी प्रजा की रक्षा करना, प्रजा के हित में, प्रजा की खुशी में ही यहाँ पर एक राजा की खुशी होती है। धनानंद को गुस्सा आया और यहाँ पर चाणक्य जो है उनकी बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती की, एक तरीके से आप देखेंगे यहाँ पे ऑब्वियसली धनानंद ने। एंड यू विल फाइंड दिस थिंग कि एक तरीके से उसी दिन चाणक्य जो है वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि मैं यहाँ इस नंद वंश को ख़त्म करके रहूँगा, फॉर श्योर इसको ख़त्म करके रहूँगा। मुझे सिर्फ एक ऐसी व्यक्ति की तलाश है जो कि मेरी इस चीज़ में मदद कर सके। और तब चाणक्य की मुलाकात हुई चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य का जो ओरिजिन है वो इतना ज़्यादा क्लियर नहीं है, क्योंकि अलग अलग टेक्स्ट जो है वो अलग अलग दावे करते हैं। बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करें तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कहते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य एक क्षत्रिय वर्ण से ही आते थे और वो मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। यहाँ पर वहीं अगर मैं जैन टेक्स्ट जो है उनकी बात करूँ तो जैन टेक्स्ट का मानना है कि वो एक ट्राइब से बिलोंग करते थे जो कि मोर पाला करती थी। कुछ यहाँ पर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट जो है वो ये दावा करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य नाम के एक नंद वंश के राजा के बेटे थे। लेकिन कुछ यहाँ पर टेक्स्ट ये भी कहते हैं कि यहाँ नंद वंश जो है उनके पैलेस में एक मोरा नाम की दासी रहती थी और उन्हीं के बेटे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, सो इट्स नॉट वेरी क्लियर कि वो कहाँ से आते हैं, उनका ओरिजिन क्या है। लेकिन यहाँ पर गुप्तास के टाइम पर एक राइटर हुआ करते थे विशाखा दत्त, और उन्होंने यहाँ एक प्ले लिखा है मुद्रा राक्षस। उसमें भी वो यहाँ चंद्रगुप्त मौर्य की मुलाकात के बारे में बताते हैं, चाणक्य से कैसे हुई और कैसे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य ने मिलकर साम दाम दंड भेद की नीति से इस पूरे के पूरे मौर्यन एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। उसमें यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं। तो इस तरह चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका ओरिजिन क्लियर नहीं है, बट दिस इज़ वेरी क्लियर कि यस चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो वाकई में इस मौर्यन एम्पायर के संस्थापक हैं, यानी कि फाउंडर है। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो ऑब्वियसली जो एडमिनिस्टर करते हैं, ये जो पूरा एम्पायर वो क्रिएट करेंगे उसको जो एडमिनिस्टर करने का काम वो करने वाले हैं वो अर्थशास्त्र पर आधारित था। अर्थशास्त्र को भी हम पूरी तरीके से एज अ प्रॉपर लिटरेरी एविडेंस नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हिस्टोरियंस जो हैं उनके अलग अलग दावे हैं अर्थशास्त्र को लेकर। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि अर्थशास्त्र जो है पोस्ट मौर्यन रचना है, यानी कि पोस्ट मौर्यन पीरियड में इसको रचा गया था। ऑब्वियसली इसमें चाणक्य की कुछ थिंकिंग, कुछ थॉट्स जो है उनको ऐड किया गया है, कुछ लेटर इंटरपोलेशंस किए गए हैं। लेकिन काफ़ी हिस्टोरियंस मानते हैं कि पूरा का पूरा अर्थशास्त्र तो नहीं, लेकिन अर्थशास्त्र का कुछ हिस्सा ज़रूर मौर्यन पीरियड में भी लिखा गया था और कौटिल्य के द्वारा ही लिखा गया था। तो हम अर्थशास्त्र को यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने के लिए हेल्प में लेते हैं, ऑब्वियसली यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ ये जो पर्टिकुलर एरिया है, दिस नॉर्थ वेस्ट पार्ट, दिस इज समथिंग जो कि एलेक्जेंडर कॉन्क्योर करने के बाद अपने एक गवर्नर सेल्यूकस निकेटर के अंडर छोड़कर चले गए थे, और ये जो एरिया है वो एलेक्जेंड्रिया या बैक्ट्रिया कहलाता था। यही सेल्यूकस निकेटर जो है इनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ एक ट्रिटी साइन करने के बाद एक एम्बेसडर, ग्रीक एम्बेसडर जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में भेजा गया था, जिनका नाम था मेगास्थेनिस। मेगास्थेनिस ने एक किताब लिखी इंडिका। अब वो जो इंडिका है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इंडिका को बहुत से लेटर राइटर्स ने, लेटर रोमन ग्रीक राइटर्स जो रहे हैं उन्होंने पैराफ्रेज किया है, यानी कि साइट किया है। तो इस तरीके से इनडायरेक्टली मेगास्थेनिस की इंडिका की जो किताब है उसका कंटेंट भी हमारे पास अवेलेबल है, जो हमें इस पीरियड के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को समझने में मदद करता है। तो आइए समझते हैं कि इस पर्टिकुलर पीरियड का जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो कैसा दिखता था। एक तरीके से मान लीजिए कि ये सर्कल एक एम्पायर है, तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा एम्पायर होता था, और एम्पायर जो है उसमें आप देखेंगे जो इस मौर्यन एम्पायर का कैपिटल था वो पाटलिपुत्र था। सेंटर में राजा बैठता था, और जो राजा है उसके पास बहुत सारे मिनिस्टर्स होते थे जो कि मंत्री या फिर मात्य कहलाते थे, और उनमें से जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो महामात्य कहलाता था।
महामात्य की पोजीशन पर माना जाता है कि चाणक्य जो है वो काफ़ी लंबे समय तक रहे। ये जो मंत्री हैं जो राजा को असिस्ट करते थे सेंटर में, इनकी प्रॉपर काउंसिल बैठती थी और ये काउंसिल मंत्री परिषद कहलाती थी। इस मंत्री परिषद में यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट लोग होते थे, जैसे कि पुरोहित, राजा का बेटा यानी कि प्रिंस या फिर कुमार, पूरी आर्मी का सेनापति और इसके साथ महामात्य। तो ये एम्पायर है और एम्पायर जो है उसको प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फर्दर प्रोविंसीज में बांटा गया था। तो एम्पायर जो है उसको फर्दर बांटा गया है प्रोविंसीज में। अब कितनी प्रोविंसीज थी? ये जो पूरा का पूरा एम्पायर है इसमें 5 प्रोविंसीज थी, यहाँ पर 4 डायरेक्शन में और एक सेंट्रल प्रोविंस। तो नॉर्थ की जो प्रोविंस है उत्तर पथ, उसका हेडक्वार्टर तक्षशिला में था। ईस्टर्न प्रोविंस का हेडक्वार्टर वॉज इन तोसाली, सदर्न प्रोविंस का हेडक्वार्टर वॉज इन स्वर्णगिरी, वेस्टर्न प्रोविंस का उज्जैन एंड सेंट्रल प्रोविंस का ऑब्वियसली पाटलिपुत्र। तो इन प्रोविंसीज के ऊपर ऑब्वियसली गवर्नर हुआ करते थे जिन्हें प्रोविंशियल हेड भी कहा जाता था, और नॉर्मली जो राजा के बेटे होते थे वही एज प्रोविंशियल हेड इन प्रोविंसीज को एक तरह से एडमिनिस्टर करते थे। प्रोविंसीज को फर्दर बांटा गया था प्रदेश में, प्रदेश यानी कि एक तरीके से डिस्ट्रिक्ट। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट जो है प्रदेश में, यहाँ पे प्रोविंसीज को बांटा गया था एंड जो प्रदेश का हेड होता था वो प्रदेशिका कहलाता था। ये जो प्रदेशिका है ये असिस्ट किया जाता था 2 ऑफिशियल्स के द्वारा, पहला राजुक और दूसरा जो है वो है युक्ता। राजुक वर्ड जो है वो रज्जु वर्ड से आता है जिसका मतलब होता है रोप। यानी राजुक करता क्या था? राजुक बेसिकली लैंड मेजरमेंट का काम करता था। तो वो हर किसी की ज़मीन नाप कर रिकॉर्ड रखता था ताकि टैक्स प्रॉपर तरह से कलेक्ट किया जा सके। तो राजुक यहाँ पर लैंड मेजरमेंट के बाद एक किसान को ये बताता था कि उसको कितना टैक्स देना है, और युक्त जो है वो उस टैक्स को कलेक्ट करता था। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन को संभाला जाता था। इसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट है वो फर्दर यहाँ पर विलेजेस में बांटे गए। तो जो विलेज का हेड होता था उसको हम लोग यहाँ पर कहते थे ग्रामिक। बहुत से छोटे छोटे गांव भी होते थे जिनको एक ग्रुप में डाल दिया जाता था, और उस गांव के ग्रुप का जो हेड होता था उसको हम गोपा कहते थे। सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा एम्पायर जो है बहुत सारे मिनिस्टर्स के द्वारा असिस्ट या अगर हम कहें एडमिनिस्टर किया जाता था। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए जानना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जैसे कि आर्मी। यहाँ पर बेसिकली जो आर्मी है उसको 6 डिपार्टमेंट्स में बांटा गया था, ठीक है। हर डिपार्टमेंट जो है उसको यहाँ पर 5 मेंबर्स के द्वारा संभाला जाता था। तो हाथियों का अलग डिपार्टमेंट होता था, ट्रांसपोर्ट का अलग डिपार्टमेंट होता था, कैवेलरी यानी घुड़सवार सैनिकों का अलग डिपार्टमेंट है, पैदल सैनिक जो है इन्फेंट्री उसका अलग डिपार्टमेंट है, और हर डिपार्टमेंट को संभालने के लिए 5 यहाँ पर मिनिस्टर्स हुआ करते थे। तो इस तरह से आर्मी को भी संभाला जाता था। अब आर्मी की मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर टैक्स कलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है। तो अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा जो होता था वो यहाँ पर एवरेज प्रोडक्शन, जैसे कि अगर आप खेती करते हैं, किसान हैं, तो आपका जो प्रोड्यूस है, आप जो यहाँ खेती कर रहे हैं उसके एवरेज जो प्रोडक्शन नॉर्मली आप कर रहे हैं उसका 1/6 पार्ट एज टैक्स कलेक्ट किया जाता था, और ये जो 1/6 पार्ट होता था इसको भाग कहते थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसानों से टैक्स कलेक्ट होता है। अगर आप यहाँ पे पशुपालक हैं, पशुपालन करते हैं, तो एनिमल प्रोड्यूस की फॉर्म में आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप एक आर्टिशन हैं तो महीने में एक बार एक दिन राज्य के लिए फ्री अगर आप काम करते हैं तो वो टैक्स के बराबर होगा। तो अलग अलग तरीके से हर व्यक्ति जो है वो टैक्स अदा किया करता था यहाँ पर मौर्यन एम्पायर में, और टैक्स जो है इस पूरे एम्पायर को एडमिनिस्टर करने में भी हेल्प करता था। सो इस तरीके से आप चीज़ें होती हुई देखेंगे। चलिए बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। तो यस, चंद्रगुप्त जो है वो इस पर्टिकुलर पाटलिपुत्र पर इसी तरह से रूल करते थे। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अर्थशास्त्र में यहाँ सीधे तौर पर ये लिखा है कि अगर आप एक एम्पायर को ज़्यादा लंबे टाइम तक यहाँ पर सस्टेन रखना चाहते हैं तो इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट कि पावर्स को सेंट्रलाइज रखा जाए, यानी कि पावर्स जो हैं वो सेंटर में सारी की सारी पावर्स राजा के हाथ में ही होनी चाहिए। अदरवाइज इसका बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, यहाँ पर एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट होने लगता है, डिक्लाइन होने लगता है।
तो यहाँ ऑब्वियसली जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन है वो काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज था, बट दिस क्वेश्चन और दिस पर्टिकुलर थिंग इज ऑल्सो वेरी मच डिबेटेबल, तो इट्स नॉट वेरी क्लियर। लेकिन जितने भी एविडेंसेस अब तक हमें मिले हैं उसके आधार पर यस, ये एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वो सेंट्रलाइज था। अब अगर पावर सेंट्रलाइज्ड हैं तो वी ऑल नो राजा को बहुत खतरा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ इवन अर्थशास्त्र में ये भी बताया गया है कि राजा जो है उसको अगर फूड दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है, तो उस खाने को पहले चेक किया जाना चाहिए, क्योंकि काफ़ी हद तक राजाओं पर खतरा मंडराता रहता था। कोई भी यहाँ पर उनके खिलाफ छल कपट करके यहाँ पर विष मिलाकर खाने में यहाँ पर राजा की हत्या कर सकता था। तो इसलिए यहाँ प्रॉपर स्पाई सिस्टम भी आपको मौर्यन एम्पायर में देखने को मिलेगा। स्पाई दो प्रकार के होते थे, एक वो जो कि जहाँ रहता है, यानी कि उसका घर जहाँ है, जिस गांव में है, उसी गांव की सारी गुप्त सूचनाएं लाकर यहाँ पर राजा को दे, तो वो गुप्तचर है, ठीक है। फिर दूसरा टाइप का जो गुप्तचर है वो ऐसा है जो यहाँ पर अलग अलग जगहों पे घूमकर, अलग अलग गांव में घूमते फिरते यहाँ पर सारी गुप्त सूचनाएं राजा को लाकर देता था। तो वो जो अलग अलग जगह पर घूमते हुए इंफॉर्मेशन लाकर देता था उसे हम संचारी कहते हैं, और वो जो कि यहाँ पर एक ही स्थान पर स्थिर रहकर सारी इंफॉर्मेशन लाकर देता था उसको हम संस्थान कहते हैं। तो संस्थान और संचारी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट थे यहाँ पर स्पाई सिस्टम का मौर्यन एम्पायर में। इसके साथ साथ आपको मौर्यन एम्पायर में विष कन्याएं भी देखने को मिलेंगी, छोटी छोटी बच्चियाँ जिन्हें बहुत ही छोटी उम्र में थोड़ा थोड़ा विष जो है वो दिया जाता था, ताकि वो जो विष है उसके प्रति उनकी जो बॉडी है वो अडाप्टिव हो जाए, एंड यहाँ पर अगर वो उस विष को अपनी ज़ुबान पर रखें तो उसका असर उनके शरीर पर इतना ज़्यादा ना पड़े। तो अब आप सोचिए कि अगर एक विष कन्या अपनी ज़ुबान पर विष रखती है और वो इस विष को किसी और की बॉडी में ट्रांसफ़र कर दे ज़ुबान के ज़रिए ही, इट्स वेरी ईजी, ओके। मान लीजिए वो किसी को काट लेती है तो उस तरीके से भी वो यहाँ पर अपनी ज़ुबान से वो जो विष है उसको ट्रांसफ़र कर सकती है। तो विष कन्याएं भी होती थी। तो इस तरह से ये प्रॉपर स्पाई सिस्टम जो है, इसके एविडेंसेस हमें मेगास्थेनिस की इंडिका में भी मिलते हैं और अर्थशास्त्र में भी मिलते हैं। तो हमने देखा कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो इस पूरे के पूरे एम्पायर को एडमिनिस्टर किया करते थे। अगर मैं चंद्रगुप्त मौर्य के आखिरी सालों की बात करूं तो उससे जुड़े हुए हमारे पास कुछ डायरेक्ट एविडेंसेस नहीं है, लेकिन कर्नाटक की एक जगह है श्रवणबेलगोला जिसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस पाए गए हैं और उन इंस्क्रिप्शंस में चंद्र नाम यूज़ किया गया है। उन इंस्क्रिप्शंस में ये भी लिखा है कि एक मुनि था चंद्र नाम का, जो कि एक जैन मॉन्क भद्रबाहु के साथ कर्नाटक आया था। तो अब इट्स नॉट वेरी क्लियर कि ये जो मुनि जिसका जिक्र कर्नाटक के इंस्क्रिप्शंस में पाया गया है वो चंद्रगुप्त मौर्य है भी या नहीं, लेकिन बहुत से दूसरे टेक्स्ट यहाँ पर ये बताते हैं कि हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने लेटर पीरियड में जैनिज्म को पैटर्नाइज भी किया और वो खुद भी जैन ही बन गए थे। तो हो सकता है कि ये वही चंद्रगुप्त मौर्य हो, ओके। सो अकॉर्डिंग टू ऑब्वियसली इन सारी कहानियों को जोड़ते हुए कहानी ये है कि आगे आने वाले समय में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो जैन मॉन्क बन जाते हैं। एक जैन मॉन्क भद्रबाहु के साथ ही वो इस मगध की गद्दी को छोड़कर श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले जाते हैं और वहीं अपने प्राणों का त्याग करते हैं। तो इस तरह से चंद्रगुप्त मौर्य का पीरियड कुछ इस प्रकार रहा। चंद्रगुप्त मौर्य की जो, अगर मैं कहूँ, इनका जो जिक्र है वो बहुत से ग्रीक अकाउंट्स में भी मिलता है और ग्रीक अकाउंट्स में इनको सैंड्रोकॉटस नाम से यहाँ पर रेफर किया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो ऑब्वियसली बिंदुसर हैं और बिंदुसर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे थे। बिंदुसर जो है उनको भी ग्रीक अकाउंट्स में रेफर किया गया है एमिट्रोकैटस के नाम से, ओके। सो बिंदुसर वो समवन जिनके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि आजीविका सेक्ट को यहाँ पर पैटर्नाइज करते थे। आजीविकाज वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम बुद्धिस्ट एंड जैन। यहाँ पर बुद्धिज्म और जैनिज्म में कर्मों पर बहुत फोकस किया गया है कि अगर आप अपने कर्म अच्छे करते हैं, अगर आप आपके एक्शंस पर ध्यान देते हैं तो आप अपने प्रेजेंट को बेटर बना सकते हैं, अपने फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। लेकिन आजीविकास का मानना था कि हम यहाँ ना ही अपने पास्ट, ना ही प्रेजेंट और ना ही फ्यूचर को बदल सकते हैं, क्योंकि नीति का विधान है, सारी चीज़ें पहले से ही तय है।
जो होना है वो होकर ही रहेगा। इसी वजह से बिना कल की चिंता किए यहाँ पर जीवन जीना चाहिए। तो इसी सेक्ट को पैटर्नाइज करने वालों में थे बिंदुसर। बिंदुसर का पीरियड 298 से 272 बिफोर कॉमन एरा तक रहा है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आए वो है अशोक। एंड अशोक की अगर हम बात करें, अशोक वॉज समवन जो कि बहुत ही क्रूअल राजा थे। ऑब्वियसली उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे, लेकिन अशोक जो है वो अशोक द ग्रेट भी माने जाते हैं। और अगर मैं सही मायने में कहूँ तो अशोक ही वो पहला ऐसा कैरेक्टर है इतिहास का जिसको समझा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा जब यहाँ भारत के इतिहास को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा था। तो अशोक के टाइम पर एम्पायर जो है वो इस तरीके से फैलेगा जैसे कि आप मैप में देख सकते हैं, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी हैं जो हमें अशोक के बारे में डिस्कस करना ज़रूरी है। अशोक का भारत के इतिहास में क्या स्थान है वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। चलिए इस छोटे से मॉड्यूल को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट मॉड्यूल जो है उसमें हम लोग अशोक के बारे में बात करेंगे। आई होप ये मॉड्यूल आपको पसंद आया हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड दूसरी बात, ये लेवल 1 है तो मैं बहुत ही ईजी तरीके से चीज़ों को लिंक करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ऑब्वियसली लेवल 2 और लेवल 3 में हम और डिटेल्स के साथ इन्हीं टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।